नो योर कंपनी में हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के एमडी और सीईओ रमेश अय्यर साहब जुड़ चुके हैं। अय्यर साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहता हूं कि हमने सुना था, जो खबरें आई थी कि आपने हैवी कमर्शियल व्हीकल्स का जो कारोबार था उसमें उसके फाइनेंसिंग का काम रोक दिया गया है। उसके पीछे क्या वजह रही, ये जानना चाहते हैं। और ये भी जानना चाहते हैं कि आगे चलकर आप वापस से उस सेगमेंट को कैटर करते हुए नजर आ सकते हैं क्या? देखिए, हमने जो हेवी कमर्शियल व्हीकल का काम जो शुरू किया था, ये 18 मंथ्स के आसपास हमने शुरू किया था, अबाउट 18 मंथ्स टू 2 इयर्स के आसपास। और जैसे हमने देखा कि बाज़ार में इतनी डिमांड नहीं है और कस्टमर जिस तरीके के एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हमारे जैसे जो प्लेयर, न्यू प्लेयर है, वो उसको मीट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हाई क्वांटम ऑफ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है और कुछ लोगों को 5 से 7 साल की लोन की रिक्वायरमेंट है और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस अधिक होने की वजह से कुछ इंटरेस्ट में वो कमी मांगते हैं। और एक न्यू प्लेयर होने की वजह से हम नहीं समझते थे कि हम उस चीज़ को फुलफिल कर पाएंगे। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि जब तक बाज़ार कुछ ठीक नहीं हो जाती है कमर्शियल व्हीकल के लिए, हमारा उसमें रहना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ तक ग्रोथ स्टोरी है, हम ये बिलीव करते हैं कि ऐसा ऑटो फाइनेंस कंपनी कमर्शियल व्हीकल में रहना ज़रूरी है। और आज भी हम LCV और पिकअप जैसे गाड़ियां कर रहे हैं। और ऐसे नहीं कि हमने टोटली काम जो है बंद किया है हेवी कमर्शियल में। कुछ अच्छे कस्टमर है, कुछ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर से जो मांगते हैं तो हम आज भी करते हैं, बट वी आर नॉट अ सिग्निफिकेंट प्लेयर। लेकिन आगे चल के डेफिनेटली हमारी ग्रोथ स्टोरी रहेगी। चलिए, तो उस कारोबार की बात करते हैं जहां पर आपका अच्छा खासा दबदबा है, अच्छा खासा फोकस रहता है। उस फ्रंट पर किस तरह की इस समय ग्रोथ देखने को मिल रही है? क्योंकि हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर काफी मुश्किल दौर में गुजर रहा है। तीसरी तिमाही खासकर आपकी कंपनी के लिए कैसी रही, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें, और पूरे साल के लिए क्या गाइडेंस है कंपनी का? देखिए, जैसे अक्टूबर फेस्टिवल सीजन काफी अच्छा रहा जी। और जैसे एक्सपेक्टेशंस है, इस बार मानसून भी अच्छी रही है, तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव है रूरल में। और अगर आप ओवरऑल ऑटो मार्केट को भी देखें, सो बिटवीन अर्बन एंड रूरल को अगर देखें तो रूरल बाज़ार आज भी कुछ हद तक तो होल्ड ऑन किया हुआ है और उसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलता है। हम सेकेंड हैंड व्हीकल्स में हमारी फाइनेंसिंग को कुछ हमने इंक्रीज़ किया है, तो हमको लगता है कि डेफिनेटली थ्रू सेकेंड हैंड व्हीकल फाइनेंसिंग कुछ हमारी ग्रोथ आएगी। ट्रैक्टर हैज डन एक्सट्रीमली वेल, ट्रैक्टर ग्रोथ हमारी ठीक रही है इस सीजन में। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है, अगर हमारी स्टोरी आप समझे तो वी आर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। और मल्टी प्रोडक्ट में हम अब सेकेंड हैंड व्हीकल भी ऐड कर लिए हैं और हमने और ब्रांचेस भी ओपन किए हैं। तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली एक इतना ज़्यादा प्रेशर की बात नहीं है। वी आर एबल टू मेंटेन सम काइंड ऑफ अ ग्रोथ इवन इन अ करंट सिनेरियो इन दिस मार्केट। और हमेशा ये सेकेंड हाफ जो है रूरल के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे मैंने बताया, अक्टूबर वॉज अ गुड मंथ। नवंबर में वही चीज़ देखने नहीं मिला जो हमने अक्टूबर में देखे थे, बट हम समझते हैं कि लास्ट क्वार्टर वंस अगेन विल बाउंस बैक विथ हार्वेस्ट कमिंग इन साउथ एक्सेट्रा, और ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा ये भी जानना चाहता हूं कि दूसरी तिमाही में हमने देखा था 50% जो आपकी फंडिंग थी वो आपने बैंक से लोन लेकर पूरी की थी। अब यहां से आगे का नजरिया क्या है? कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे रह सकती हैं? क्योंकि अब हमने देखा है MSF और रेपो विंडो में फर्क धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप आगे चलकर क्या देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल फंडिंग स्ट्रैटेजी हमारा हमेशा ये रहा है कि 50% बैंक, अबाउट फिक्स डिपॉजिट। आज हमारे पास एक लाइसेंस है तो हम अबाउट 8 to 10% फिक्स डिपॉजिट रेज करते हैं। फिर कुछ बॉन्ड्स रेज करते हैं और 10-12% कॉन्ट्रैक्ट हम असाइन भी करते हैं। और मैं समझता हूं कि आगे चल के भी यही रहेगा, क्योंकि जो बेस रेट है वो तो हम अपनी लेंडिंग रेट में ये मान के चलते हैं कि अबाउट दैट विल हैव टू बी आवर प्राइसिंग। सो हम बिल्कुल यही प्रोग्राम रखेंगे, बैंक से डिपेंड करेंगे 50% जो आज हमारी बैंक डिपेंडेंट है, और इसी डायरेक्शन में हम रहेंगे। और हम समझते हैं कि लिक्विडिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। और जहां तक रेट का सवाल है, कुछ 6-8-10 महीने पहले ये बात हो रही थी कि रेट शायद कम होगा। 3-4-6 महीने से हम भी ये समझ रहे हैं कि रेट कम होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो आगे भी यही रहेगा कि ये रेट को लेकर के चले, तो बेस रेट प्लस जो हमारी मार्जिन्स है उसको प्रोटेक्ट हम करना बड़ा मुश्किल नहीं समझते हैं। अय्यर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे और चर्चा करेंगे, आपकी ये भी स्ट्रैटेजी जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की आपने स्ट्रैटेजी अपनाई है, खास तौर पर अफ्रीकन मार्केट्स में जो आपकी रणनीति रही है, इस सब पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हमारे साथ M&M फाइनेंशियल्स के MD और CEO रमेश अय्यर साहब जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले। अय्यर साहब, ये भी आपसे जानना चाहता हूं कि कंपनी की योजना थी कि वो अफ्रीका के मार्केट्स में जाए, अफ्रीका में तेजी से कारोबार को फैलाए, उसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह का काम आपने अब तक किया है और आगे क्या अपेक्षा करनी चाहिए उस फ्रंट पर? देखिए, जो हमारी ग्लोबल अप्रोच है वो हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं और अफ्रीका में काफ़ी महिंद्रा की गाड़ियां बिकती है और इसलिए हम ये चाहते थे कि हम भी वहाँ जा कर के ये कोशिश करें अगर फाइनेंस कंपनी सेटअप करने की कोई गुंजाइश हो तो हमने एक प्रोजेक्ट टीम अब डिसाइड किया है। प्रोजेक्ट टीम जाएगी, वो एक मार्केट को स्टडी करेगी कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और कितना आसान है फॉर अ फाइनेंस कंपनी उस बाज़ार में काम करना। और एक बार ये निश्चित हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है और ऐसे किया जा सकता है, देन उस हिसाब से हम जो है आगे काम बढ़ाएंगे। बट अभी फिलहाल तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट टीम का ही फाइनलाइजेशन हो रहा है और ये टीम जो है एक आध महीने में वहाँ जाएगी और एक डिटेल स्टडी करके फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा अफ्रीका के अलावा और कौन से मार्केट्स पर आपकी नज़र रहने वाली है आगे चलकर? और ये भी जानना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल एक्सपोजर कितना रखना चाहते हैं आप एज अ कंपनी फाइनेंसिंग के तौर पर? देखिए, क्लियरली हम तो रूरल इंडिया में काम करते हैं और हमारी टोटल स्ट्रैटेजी ही रूरल इंडिया की रही है और आज बैलेंस शीट अबाउट 32,000 करोड़ की बैलेंस शीट है। और चाहे हम जितना कर लें ग्लोबल में, मेरे ख्याल से वो ओवरऑल बैलेंस शीट में तो एक काफ़ी कम परसेंटेज रहेगा, मैक्सिमम 5% तक का ही काम रहेगा हमारा। और जहाँ तक दूसरे मार्केट का सवाल है, आज ऑलरेडी आज हमारे USA में एक जॉइंट वेंचर है अलॉन्ग विथ रैबो बैंक के सब्सिडरी के साथ में, जहां पे हम ट्रैक्टर फाइनेंस करते हैं जो महिंद्रा फाइनेंस USA के नाम से जाना जाता है। कोरिया में एक हमारी प्रोजेक्ट है और जैसे आपने देखा होगा उरी फाइनेंशियल के साथ में हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था वो बाजार को समझने के लिए, और वहाँ पे प्रोजेक्ट है जो काम कर रही है, डिटेल्स वहाँ पे समझा जा रहा है कि क्या किया जा सकता है। तो फिलहाल तो ये 3 मार्केट्स है। US में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं लास्ट 2 साल से, कोरिया में प्रोजेक्ट है और साउथ अफ्रीका में प्रोजेक्ट की बात हो रही है। ये सब हमने देखा है पर्सनल फाइनेंस में, गोल्ड लोन में, ये सेगमेंट आपने अभी भी छोड़ के रखा है। ये एक सोची समझी रणनीति है या आगे जाकर आप इस सेगमेंट को भी केटर करते हुए नजर आ सकते हैं? नहीं, ये सोची समझी रणनीति है क्योंकि जो लोन की टिकट साइज है ये काफी लो साइज के लोन्स हैं और इंस्टॉलमेंट साइज और भी कम रहती है, तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता है। तो हमारी जो ब्रांचेस है वहाँ से ये नहीं किया जा सकता, और जब तक कि हम एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर इसका नहीं बनाए या टोटल एक टीम अलग से नहीं बनाए, इस प्रोडक्ट में काम करना ठीक नहीं रहेगा। और जिस तरीके से आज हमारे कारोबार है ऑन ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, सेकेंड हैंड व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सारा काम, इसमें मेरे ख्याल से अभी भी काफ़ी हेडरूम है हमारी ग्रोथ के लिए। तो हम नहीं चाहते हैं कि इसके बीच में कोई ऐसा एक प्रोडक्ट करें जिसमें हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और एक साइज इतनी बड़ी नहीं बनेगी जितना होना चाहिए। तो एक सोची हुई स्ट्रैटेजी है और हम इसमें शायद आगे नहीं बढ़ेंगे। साहब, ये भी जानना चाहता हूँ, आप बैंकिंग लाइसेंस के लिए आपने पहले से ही कह दिया था कि आप दावेदार नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद हमने ये भी देखा कि टाटाज ने भी अपनी अर्जी जो दी थी वो वापस ले ली। क्या आगे जाकर कंपनी फिर से विचार कर सकती है बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए, या फिर ये भी एक सोची समझी रणनीति है कि आप आगे जाकर बैंक बनना नहीं चाहते हैं किसी भी रूप में? नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि हमने ना करने के पीछे क्या कारण था। तो हमने ये क्लियरली बताया था हमारी कम्युनिकेशन में कि हम NBFC और बैंक को कुछ टाइम तक को एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी एक NBFC को बैंक में तुरंत कन्वर्ट करना एडमिनिस्ट्रेटिवली और कमर्शियली भी वायबल प्रोपोजिशन नहीं था। तो हम चाहते थे कि कुछ एक को एग्जिस्टेंस है, कुछ लंबे समय तक साथ में होना चाहिए, फिर वो जो है धीरे धीरे कन्वर्ट हो सकता है। तो ये नहीं कहूंगा कि आगे चल के हम इस अपॉर्चुनिटी को नहीं देखेंगे। जैसे जब शुरू में ड्राफ्ट गाइडलाइंस आए थे, हमने क्लियरली बताया था कि हमारी इसमें इंटरेस्ट है, हम इसको काफी इंटरेस्ट देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो भी फाइनली गाइडलाइंस आती है वो एक सूट करना चाहिए बिजनेस मॉडल को, उस हिसाब से आगे जाएंगे। तो आगे चल के भी आज ही ये बोल देना कि नहीं हम बैंक में जाना ही नहीं चाहते, ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जो भी गाइडलाइंस बनेंगे चाहे वो आगे बने, लेकिन वो जिस मॉडल को आज हम परस्यू कर रहे हैं उस मॉडल के साथ अगर वो स्ट्रैटेजी बनती है तो डेफिनेटली ऐसे अपॉर्चुनिटीज को हम बहुत करीब से देखेंगे। जिस तरह से आपने भी कहा कि रूरल में आपका अच्छा खासा प्रेजेंस है, करीब 2 लाख गांव में आपका प्रेजेंस है और वहां पर आपने फोकस भी हमेशा से ही किया है।
इस वित्त वर्ष के लिहाज से देखें तो आप किस तरह का और एक्सपेंशन प्लान है रूरल इंडिया में, खासकर कोई नंबर आपके जो आप शेयर करना चाहें हमसे कि इतनी ब्रांचेस और जोड़ते हुए नजर आएंगे, इतना एक्सपेंशन और करते हुए नजर आएंगे आप? देखिए ऑलरेडी इस साल में अब तक हमने एक 25-30 ब्रांचेस ऐड कर लिया है। और हमारी यही प्लान रहेगी कि आगे चल के और एक 20-25 ब्रांच डेफिनेटली मार्च तक अगर क्रिएट किया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज हम 200,000 विलेज 2 लाख गांव में है और टोटल इंडिया का समझो 6 लाख गांव है टोटली, तो हमको तो हर गांव को कवर करना पड़ेगा आगे चल के। और ये 2 लाख गांव कवर करने में 10-12 साल जो हमें लग गया, हम समझते हैं कि आज हमारी जो समझ है, जिस तरीके से हमने इतने साल यहाँ काम किया है, जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को हम इतनी करीब से समझते हैं, तो आगे चल के ये जो और 2 लाख विलेजेस अगर ऐड करना चाहे तो आगे 5 साल में ये किया जा सकता है। तो हमारी हमेशा ये डायरेक्शनली स्ट्रैटेजी ऐसे ही रहेगा कि हम कितने डीप जाएं, कितने कस्टमर के करीब जाएं, ताकि उनकी समझ के हिसाब से एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें, उनको सर्विस करें, वहाँ प्रोवाइड करें, तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए, धन्यवाद अय्यर साहब, आपने समय निकाला CNBC आवाज़ के लिए और कंपनी का आउटलुक का हमें समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते एक बार देख लेते हैं कि बाजार किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है। थोड़ा संभलने की कोशिश करता हुआ 6300 के बेहद करीब निफ्टी फिर से पहुंच गया है। ज़रूर एक छोटा सा दबाव देखने को मिला था, लेकिन देखिए बाजार इस समय रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि वो गिरावट दरअसल खरीद ली गई है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति की बात भी काफ़ी समय से एक्सपर्ट्स हमारे कर रहे थे इसी चैनल पर। आप देखिए मिड कैप स्टॉक्स में अब भी अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। HDIL जैसा शेयर 8% ऊपर, DLF, यूनिटेक, इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट शेयरों में आज अच्छी खासी रैली बनी हुई है। CNBC आवाज़ रियल एस्टेट अवार्ड में कौन बना देश का सबसे सम्मानित बिल्डर? आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।